देखो भाई, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जब शी हल्क सीरीज़ का ट्रेलर आया था और उसके बारे में मुझे पता चलना शुरू हुआ था कि इसकी स्टोरी किस तरीके की होने वाली है, किस तरीके से एक जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लेवल के ऊपर होने वाली है, फिर ट्रेलर की सीजीआई को देखने के बाद मेरा हाइप तो बिल्कुल ही शी हल्क से ख़त्म हो गया था। लेकिन इसका सेकंड एपिसोड देखने के बाद आज दिल के अंदर ऐसी ज़बरदस्त तरीके की लहर जागी है जो कि मेरा इस पूरे के पूरे शो के लिए इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखी है। क्योंकि आज के इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर हमने हल्क एक नए स्टोरी आर्क को शुरू होते हुए कहीं ना कहीं देखा ज़रूर है। इसके अलावा शी हल्क के कैरेक्टर की डेवलपमेंट हमने देखी है। यहाँ पे हमने जो है एमएल ब्लॉन्स्की यानी कि एबॉमिनेशन का एक दूसरा रूप देखा जो कि हमने कभी पहले सोचा भी नहीं था। इन सबसे बढ़ के हमें यहाँ पे वुल्वरीन और एक्स-मैन का एक बहुत ही बड़ा हिंट मिला है शी हल्क के एपिसोड 2 के अंदर। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ शी हल्क सीरीज के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन और इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले बात करें तो मैं यहाँ पे उस ईस्टर एग की बात कर लेता हूँ जिसके अंदर एक्स-मैन का रेफरेंस छुपा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आई कैची था उन लोगों के लिए जो कि इस पूरे के पूरे शो को गौर से देख रहे थे। आपने एक पल के लिए नोट किया होगा कि जब हमें यहाँ पे पता चलता है कि शी हल्क यानी जेनिफर वॉल्टर्स को उसकी जॉब से फायर कर दिया होता है और वो इंटरनेट के ऊपर जॉब्स को फाइंड कर रही होती है, तो वहाँ पे पूरे के पूरे आर्टिकल के पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग्स मौजूद होते हैं जहाँ पे एवेंजर्स का मेंशन होता है, एंटमैन का मेंशन होता है और यहाँ पे नॉर्स मिथोलॉजी का मेंशन होता है और उसी के साथ में कुछ आर्टिकल्स आ रहे होते हैं सजेस्टेड, जिसके अंदर एक आर्टिकल के अंदर लिखा होता है कि एक ऐसा आदमी जिसके हाथों के अंदर क्लॉज हैं और वो एक बार फाइट के अंदर मौजूद था। क्या उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं? अब देखो, अगर हम ऐसे आदमी की बात करें जिसके हाथ में क्लॉज हैं तो एमसीयू और मार्वल के अंदर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर के हाथ के क्लॉज भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, उसका पंजा बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें बार और लड़ाई झगड़े की बार के अंदर, तो हम जानते हैं कि एक ही ऐसा शख्स है जो कि बार में बहुत ज़्यादा जाता है, बार फाइट्स को बहुत ही ज़्यादा करता है, उसके हाथ में क्लॉज भी हैं और उसका एटीट्यूड भी कुछ इसी तरीके का है, और वो कोई और नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स से होने वाला हमारा वुल्वरीन यानी कि लोगन है। तो ये इस तरह हमें इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना सिर्फ म्यूटेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कमाला खान के म्यूटेंट होने के बाद से, बल्कि अब यहाँ पे वुल्वरीन का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है। और अगर ये बात बताई जा रही है कि उसके पास मेटल क्लॉज हैं, तो इसका मतलब ये है कि विलियम स्ट्राइकर ऑलरेडी वुल्वरीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको मेटल क्लॉज दे चुका है, यानी कि एक्स-मैन और म्यूटेंट्स अभी एकदम पॉपअप होना शुरू नहीं होंगे, बल्कि ऐसा बताया जाएगा कि वो पहले से हमारे बीच मौजूद हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कमाला खान में म्यूटेंट बॉम्ब गिराने के बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेंट्स को उसी तरह लाना शुरू करेंगे इन छोटी छोटी सीरीज के जरिए, और एक बहुत ही बड़ी मूवी जो आने वाली है हमारे पास उसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ईस्टर एग इस पूरे के पूरे शो को एक बहुत ही ज़्यादा वेट दे देता है। इसी के अलावा अगर हम इसी सीन के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे एक और ईस्टर एग नजर आता है जो कि एक जायंट आदमी का है जो कि समंदर के अंदर से झांक रहा है। अब यहाँ पे जिस आदमी की बात की जा रही है वो कोई आदमी नहीं बल्कि सेलेस्टियल की बात की जा रही है, जो कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल है, जिसको हमने इटर्नल्स मूवी के अंदर देखा था, जो कि इन दी एंड समंदर से बाहर निकल रहा होता है और उसको जमा दिया जाता है। तो एट लास्ट यहाँ पे जो है इटर्नल्स के सारे इवेंट्स को एक्नॉलेज किया गया है शी हल्क सीरीज के अंदर, जहाँ पे ड्रीमिंग सेलेस्टियल का जिक्र किया गया है, वरना अब तक ड्रीमिंग सेलेस्टियल के बारे में हमने किसी भी सीरीज या मूवी के अंदर कुछ भी कहते हुए या देखते हुए नहीं सुना था। इसी के बाद अगर मैं अगले मेन चीज़ के ऊपर बात करूँ तो हमने देखा कि जब जेनिफर वॉल्टर्स यहाँ पे जो है एबॉमिनेशन से मिलने के लिए जाती है, जिसको यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की एक ज़बरदस्त तरह की हाई टेक फैसिलिटी के अंदर रखा गया है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स अब जिस लॉ फिल्म के अंदर जुड़ी है उसके अंदर एक सुपर हीरो लॉ डिवीजन बनाया गया है, जिसके अंदर वो सारे के सारे सुपर ह्यूमंस लोगों के जो है केसेस को लड़ेंगे। और उनका पहला केस ये है कि उनका एबॉमिनेशन को जेल से बाहर निकालना है, क्योंकि एबॉमिनेशन के मुताबिक उसका जो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव था इस चीज़ के ऊपर वो कुछ अलग ही था। और एक पल के लिए मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि एबॉमिनेशन बहुत ही ज़्यादा सीधा भला इंसान था जिसके साथ बुरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी अगर आपको याद हो, जो कि तकरीबन 2008 के अंदर रिलीज़ की गई थी, कि एबॉमिनेशन जो है वो इस सीरम को लेने के लिए खुद ही अपने आप को वॉलंटियर करता है, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से वो गामा एनर्जी जो कि बैनर की बॉडी से निकले होती है उसके ब्लड के अंदर, उसको भी डॉक्टर सैमुअल स्टर्न को ज़बरदस्ती करवा के अपने अंदर लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस ने या अमेरिकन मिलिट्री ने इसको ज़बरदस्ती इस सीरम को लगवाया था, बल्कि ये खुद जो है इस बात पर अग्री हुआ था और इसने खुद से ज़बरदस्ती वॉलंटियर किया था। तो ऐसा नहीं है कि एमएल ब्लॉन्स्की यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहा है, और यही सारी की सारी चीज़ें जो हमें इस पूरी की स्टोरी को आगे जाकर इंटरेस्टिंग बनाएंगी कि शी हल्क यहाँ पे जो है एमएल ब्लॉन्स्की के लिए केस लड़ेगी, और एमएल ब्लॉन्स्की मुझे पता है कि आगे जाके आज़ाद हो जाएगा और उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर जाके वो अपने दोबारा से सारे के सारे विलन वाले काम शुरू करेगा, और तब जाके एक नया डिवीजन बनेगा सुपर ह्यूमन का, जो कि थंडरबोल्ट्स के नाम से होने वाला है, जिसके अंदर एबॉमिनेशन और इस तरह के सारे बागी कैरेक्टर्स को रखा जाएगा और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी।
तो ये थंडरबोल्ट मूवी के लिए सेटअप किया जा रहा है। इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से शी हल्क इस पूरे के पूरे केस को लेने से पहले ब्रूस बैनर से जो है बात करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एबॉमिनेशन और ब्रूस के दरमियान जबरदस्त तरीके की फाइट हुई थी और उनके दिल में कहीं ना कहीं ग्रज होगा। अब कल को अगर जेनिफर वॉल्टर्स अपने कजन के मारने वाले का केस लेती है उसको बचाने के लिए, तो ये बात कहीं ना कहीं ब्रूस को तो बुरी लग सकती है ना। तो अच्छी बात यह है कि पहले परमिशन ले लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हल्क बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी लड़ाई थी और अब मैं उसको माफ़ भी कर चुका हूँ और अब मैं लिटरली बहुत ही ज़्यादा बदल चुका हूँ पहले से। तो जेनिफर उससे ये बात भी पूछती है, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम एलए कब मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। तो हल्क बोलता है कि देखो अभी मैं कुछ काम वगैरह में बिजी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी वापसी आ पाऊंगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर यहाँ पे जिस जगह के ऊपर बैठा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही सकारन शिप है जो कि हमारे पहले एपिसोड के अंदर आया था, जिस वजह से जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क बनी थी। और हमें पता चलता है कि किस तरीके से सकारन शिप के अंदर हल्क मौजूद है और वो उस प्लेनेट को छोड़ के सकार की तरफ वापसी जा रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा स्टोरी आर्क चल रहा है साइड के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है हल्क के फ्यूचर के लिए। हम जैसा कि इस बात के रूमर्स काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट होगा और उसको जो एक सीरीज़ या उसको एक मूवी दी जा सकती है। तो अब ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे रूमर्स पॉसिबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हल्क दोबारा सकार के ऊपर जा रहा है, ना जाने उसको किसने बुलाया है। क्या ग्रैंड मास्टर अपने चैंपियन को वापसी चाहते हैं या फिर उसने वहाँ पे कोई शादी करी हुई थी कायरा नाम की लड़की से और उसकी वाइफ उसको वापसी बुलाना चाह रही है, क्योंकि उसके पीछे उसका बच्चा हो चुका है जिसका नाम स्कार है, जो कि बिल्कुल हल्क की तरह है। इसकी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, इसमें जितनी चाहें थ्योरी बन सकती हैं, हम उतनी ज़्यादा थ्योरीज बना भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए ये है कि इस स्टोरी आर्क को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या वो शी हल्क के अंदर इस स्टोरी आर्क को साथ लेके चलते रहेंगे या फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता सेटअप करके इसकी एक अलग सीरीज के अंदर ब्रांच आउट किया जाएगा या मूवी के अंदर। तो ये पार्ट काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के बाद आज का एपिसोड काफी ज़्यादा छोटा था और इसकी एंडिंग के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से न्यूज़ के अंदर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसके अंदर हम एबॉमिनेशन को जो है एक सीक्रेट और इल्लीगल फाइट के अंदर लड़ता हुआ देखते हैं। और ये सीक्रेट और इल्लीगल फाइट कोई और नहीं बल्कि सेम वही फाइट होती है जो कि हमने शैंग-ची मूवी के अंदर देखी थी वोंग के साथ। अब ये बात काफ़ी मज़ेदार है कि यहाँ पे इस वक्त जो है जेनिफर वॉल्टर्स ने उसके हक में केस लड़ने का फैसला करा है और ये पता चल रहा है कि भाई वो तो जेल से पहले ही भाग चुका है और आता जाता रहता है। तो ये इस पूरे के पूरे केस को काफ़ी पेचीदा बना देगा और तभी जाके यहाँ पे वोंग की एंट्री होगी, जिसको हमने ट्रेलर के अंदर देखा भी था कि वो यहाँ पे आगे गवाही देगा इस बात की कि किस तरीके से वही इसको जेल से बाहर लेकर गया था और वापसी लेकर आया था। तो ये बात तो साफ है कि आगे के कुछ एपिसोड जो होने वाले हैं वो हमें कोर्ट रूम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम शी हल्क के एक्शन से ज़्यादा जो है उसके पूरे के पूरे अटर्नी वाले रूप को ज़्यादा देखेंगे। और सच कहूँ तो ये पूरी की पूरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे वोंग आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास सैमुअल स्टर्न्स आ सकता है जो कि इस बात की गवाही देगा कि एबॉमिनेशन झूठ बोल रहा है, उसने मुझे मजबूर करा था अपने आप को एबॉमिनेशन बनाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और हो सकता है कि इसी बीच एबॉमिनेशन शायद अपने ऊपर से काबू छोड़ दे और एक रैम्पेज के ऊपर निकल जाए और तब यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स उसको रोकेगी या फिर इनक्रेडिबल हल्क भी यहाँ पे आ सकता है। कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट पर आके और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ पे खुद से कोई थ्योरीज बनाना नहीं चाहता, बल्कि मैं इस शो को जैसे जैसे चल रहा है वैसे एंजॉय करना चाहता हूँ। अब इस सेकंड एपिसोड के अंदर भी एक चीज़ की कमी थी जो कि मैं बताना चाहूँगा कि CGI शी हल्क की मुझे पहले एपिसोड से ज़्यादा डर लगी, लेकिन यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क की जो CGI है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो इस शो से शॉट लिए गए हैं। जितने भी शॉट्स के अंदर यहाँ पे हल्क मौजूद था उसकी CGI बिल्कुल टॉप नॉच लेवल की थी, जिस तरह में मूवीज़ के अंदर नजर आती है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनके पास हल्क के मॉडल पहले से बने हुए थे जिसको उन्होंने एंड गेम के अंदर भी इस्तेमाल करा था, तो इस वजह से CGI के डिपार्टमेंट को इतनी मेहनत ना करनी पड़ी और यही वजह है कि शी हल्क की CGI हल्क के आगे काफ़ी ज़्यादा फीकी नज़र आ रही है। लेकिन ऑल दो मुझे CGI से इतनी कोई शिकायत नहीं है कि मेरे शो का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। इस शो को इस तरीके से लिखा गया है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है कि हमारा CGI के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको इसका सेकंड एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नए ईस्टर एग्स देखने को मिले होंगे, जिस तरह खासकर वुल्वरीन और एक्समैन का जो ईस्टर एग था वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर। सो गाइस जाने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के ऑसम वीडियोस को हमारे चैनल पे एंजॉय करने के लिए, जहां पे हम हर वीक शी हल्क के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा मूवी रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, नेटफ्लिक्स की सीरीज के रिव्यूज, फैन थ्योरीज और दूसरी बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। और अभी कॉमिक्स के अंदर चलने वाला बैनर ऑफ हल्क का जो इवेंट है जिसके अंदर हमें थॉर वर्सेस हल्क देखने को मिला, उसको भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो उसको चेकआउट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं चैनल के हवाले से न्यूज़ एंड अपडेट्स को शेयर कर ही रहा होता हूं। सो गाइस दिस इज पीच, अगर मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।